जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तो यूरोप में इसमें एक्सियल पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट था जर्मनी। जर्मनी का लीडर था हिटलर। दूसरी तरफ जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर था वो था इटली, और इटली का लीडर था मुसोलिनी। हम अपने इस वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज में पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि कैसे मुसोलिनी को तो भाई अरेस्ट कर लिया गया था, बाद में उसको हिटलर ने एक प्रिजन ब्रेक करके निकाल लिया जेल से बाहर। फिर भी अब मुसोलिनी के पास वो ताकत नहीं बची थी अपने देश की आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए। जो दूसरी तरफ एलाइज थे, यानी मेनली ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर्स, वो लोग अब लैंड कर चुके थे इटली, और उन लोग का ये मिशन था कि इटली में साउथ में लैंड किए थे वो लोग, और उनको ऊपर जाते जाते पूरे इटली को कैप्चर करना था और वहां से फिर जर्मनी के ऊपर अटैक करना था। बट जैसे ही एलाइज लैंड किए थे इटली में, तुरंत इटालियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो आर्मिस्टिस करेंगे एलाइज के साथ, और अब वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ेंगे। ये सुनते ही हिटलर ने तुरंत अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि वहां पे जितनी भी इटालियन आर्मी है उनको तुम डिसआर्म करो और तुम ऑक्यूपाई कर लो इटली को। और इसी वजह से अब रोम के ऊपर जर्मन्स का कब्जा था। तो आज के एपिसोड में, जो इस पूरी वर्ल्ड वॉर 2 सीरीज का एपिसोड 54 है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एलाइज ने रोम को लिबरेट किया। कहानी शुरू होती है सितंबर 3, 1943 से। ये वो दिन है जब एलाइज स्पेसिफिकली ब्रिटिश के 8th आर्मी को लेके मोंटगोमरी लैंड कर गए थे इटली के सदर्न रीजन में। दो जगह पे लैंड किए थे वो, टोरंटो और रेजियो में। और मोंटगोमरी आए कहां से थे? वो आए थे नीचे सिसिली से। सिसिली में मोंटगोमरी भी थे और पैटन भी थे। मोंटगोमरी ब्रिटिश थे, पैटन अमेरिकन थे। इन्होंने मिलकर सिसिली को कैप्चर किया था, बट सिसिली से इटली सिर्फ मोंटगोमरी आए। पैटन इटालियन इन्वेजन में इसलिए शामिल नहीं किए गए क्योंकि सिसिली के इन्वेजन के दौरान, सिसिली का जो पूरा कैंपेन था, उसमें पैटन ने अपने ही अमेरिकन एक सोल्जर को उसके ऊपर हाथ चला दिया था। उसकी वजह से पैटन की बहुत बदनामी हो गई थी और उसको फिर उस पूरे जो पूरा कैंपेन था, इटालियन कैंपेन में उसको शामिल ही नहीं किया गया। और इसीलिए जब इटली में जो अमेरिकन फोर्सेस लैंड करने वाली थी, वो लैंड करने वाली थी 8 सितंबर को एक इटली में ऊपर वेस्ट की तरफ, और इसको लीड कर रहे थे 5th आर्मी को लेके यूएस के जनरल मार्क क्लार्क। 8 सितंबर को अमेरिकन लोगों ने बनाया प्लान, ये ऑपरेशन एवलांच का, जिसमें वो भारी मात्रा में अमेरिकन ट्रूप्स को लैंड करेंगे सलेर्नो के पास, वेस्टर्न कोस्ट पे इटली के। और क्योंकि 8 सितंबर को ही इटालियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वो अब एलाइज के साथ आर्मिस्टिस कर रहे हैं, मतलब अब उनको लड़ाई नहीं करनी है एलाइज के साथ, और अब वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो जनरल क्लार्क को ये लग रहा था कि इसकी जो लैंडिंग होगी वो ज्यादा सॉफ्ट लैंडिंग होगी, आराम से लैंड हो जाएंगे, क्योंकि जो वहां की गवर्नमेंट है वो तो बोल ही रही है कि उनकी अब लड़ाई नहीं है एलाइज के साथ। साथ ही साथ उनकी आर्मी को बताया गया होगा कि भाई तुमको अब लड़ाई नहीं करनी है एलाइज से, तो उनको लैंड करने दो। परंतु जब ये जनरल मार्क क्लार्क अपनी आर्मी लेके पहुंचा, क्योंकि उसको था ही नहीं कि वहां पे कोई रेजिस्टेंस होगा, जब वो लैंडिंग करने लगा तो भयंकर फायरिंग आ रही थी बीचेस से। और मार्क क्लार्क को लगा कि भाई क्या हो रहा है ये, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सरेंडर कर चुके हैं। बट वहां पे इटालियन आर्मी नहीं थी, वहां पे थी जर्मन आर्मी। वहां पे एक पैंजर डिवीजन था जो भारी भरकम फायर कर रहा था जो लैंडिंग हो रही थी उन फोर्सेस के ऊपर। इतनी भयंकर डिफेंस देख के, इतना तगड़ा जर्मन अटैक देख के जनरल क्लार्क को लगा कि भाई यहां गलती कर दी आके, और ऐसा कहते हैं कि वो घबराने लगे थे और उन्होंने कहा था कि हम जाते हैं वापस, ये लैंड करने का सही टाइम नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत तगड़ा डिफेंस है। बट वो लोग वापस नहीं लौटे और यहाँ पे लैंड किए, और जब तक यहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स थे तब तक ये भयंकर अटैक कर रहे थे जर्मन्स। उनके पास ऊंची पोजीशंस थी, तो उनके जो टैंक्स थे, उनकी जो आर्टिलरी थी, वो लगातार इनके बीचेस पे फायर कर रहे थे। बट 3 दिनों तक अमेरिकन आर्मी ने इस पोजीशन को बना के रखा, और ये बहुत खतरनाक पोजीशन में थे कि कभी भी जर्मन अटैक करेंगे और उनको वापस भागना पड़ेगा। बट चौथे दिन में अमेरिकन जो नेवी की शिप्स थी, उन्होंने फिर पानी से भयंकर अटैक करना शुरू किया इन जर्मन्स के ऊपर, और ऊपर से फिर अलाइड एयर कवर जो था उनके पास, वहां से ऊपर उन्होंने बॉम्ब ड्रॉप करना शुरू किया। तो फिर चौथे दिन जो जर्मन अटैक आ रहा था वो ब्रेक हुआ, और जो सलेर्नो की बीचेस पे ये जो 5th आर्मी के जो सोल्जर्स थे जो अटके हुए थे, वो उन्होंने फिर निकलना शुरू किया बीच हेड से। जनरल क्लार्क और उसकी 5th आर्मी का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो सलेर्नो से निकलने के बाद ऊपर की तरफ और वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। अब इस पड़ाव पे बात आती है इटली की ज्योग्राफी की। इटली दरअसल पूरा देश पहाड़ों में घिरा हुआ है, बहुत सारे पहाड़ हैं देश के अंदर, और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, और ये पहाड़, ये नदियां इटली के डिफेंस का काम करती है, नेचुरल डिफेंस। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो आपको नजर आएगा कि ऊपर की तरफ भारत के थोड़ा नॉर्दर्न पूर्वी हिस्से में हिमालय की चोटी है, बहुत सारे हिमालय के पर्वत हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हिमालय जो है वो भारत को नेचुरल डिफेंस देते हैं।
क्योंकि कोई भी आर्म फोर्सेस अगर उस तरफ से आने की कोशिश करती है तो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि कोई भी आर्मी आसानी से आ ही नहीं सकती। सिमिलरली यही चीज इटली में थी और इस चीज का भरपूर फायदा उठाने वाले थे जर्मन्स। इटली में अब जैसे मैंने पहले कहा कि मुसोलिनी की कोई पावर बची नहीं थी और इटली में जितनी भी जर्मन आर्म फोर्सेस थी उनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल एल्बर्ट कैसेलरिंग। और उनको भाई हिटलर ने ऑर्डर देकर रखा था कि तुमको किसी भी कीमत पे एलाइड जो एडवांस है इटली में उनको आसान नहीं होने देना। बहुत कमाल की बात है कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि इटली पर अटैक करो क्योंकि इटली कमजोर कंट्री है, ये सॉफ्ट अंडरबेली है ऑक्यूपाइड यूरोप की। अगर आप इटली को अटैक करते हो, उनको लड़ाई से बाहर निकाल देते हो तो आसानी से हम इटली से ऊपर जाके जर्मनी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये चर्चिल ने कहा था, बट हिटलर ने कहा था कि किसी भी कीमत पे एक एक मीटर के लिए इस जमीन की आपको एलाइज लोगों को खून के आंसू रुलाना है। तो यहाँ पे जनरल क्लार्क की आर्मी जो सैलर्नो के पास लैंड की थी, उन्होंने ऊपर मूव करना शुरू किया इटली में। वैसे ही नीचे से मोंटगोमरी की जो 8th आर्मी थी वो भी ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे और बहुत धीरे धीरे मुश्किलों से ये आगे बढ़ रहे थे। फिर जाके इन दोनों आर्मीज के सामने एक बड़ी सी जर्मन डिफेंसिव लाइन आ गई। इस लाइन का नाम था गुस्ताव लाइन। अगर आप इटली के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नीचे की तरफ ये कंट्री बहुत पतली सी है और ये जो गुस्ताव लाइन बनाई थी जर्मन्स ने, ये 161 किलोमीटर की लाइन थी और एक एज से दूसरे एज तक जा रही थी। जब इस डिफेंसिव लाइन के पास पहुंचे अलाइड आर्मीज तो उनको लगा कि भाई अभी तक जो पीछे देख रहे थे वो तो कुछ भी नहीं था, असली चैलेंज तो ये है। ये लाइन इतनी फॉर्मिडेबल, इतनी स्ट्रांग इसलिए थी क्योंकि जर्मन्स ने इस चालाकी से इस लाइन को बनाया था कि अगर आप अटैक कर रहे हो उसके उस लाइन के ऊपर तो पहले आपको नदियां क्रॉस करनी पड़ेंगी। नदियां थी बीच में और नदी के बाद बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ थे और एक बड़ा सा पहाड़ था माउंट कैसिनो। वो ऊंचा सा पहाड़ था और वो जो पहाड़ था उन ऊंची ऊंची हाइट्स पे थी जर्मन पोजीशंस। उन्होंने वहां पे बहुत सारी आर्टिलरी पोजीशंस बना के रखी थी, छुपी हुई मशीन गन नेस्ट्स और कुछ कुछ स्नाइपर्स भी थे कि अगर कोई इन्फेंट्री ऊपर बढ़ रही है तो उनके ऊपर वो अटैक करते थे। और ये सारी पोजीशन जो थी वो अच्छे से कैमोफ्लेज थी, तो ऐसा नहीं है कि आपको नीचे से दिखाई पड़ रहा है कि वो पहाड़ पे कोई बैठा है। यहां से देख के आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट अगर आपकी आर्मी मूव करना शुरू करेगी तो भाई वो जो मशीन गन नेस्ट्स हैं, आर्टिलरी है, वो आपके ऊपर फायर करेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये इटली का जो पूरा टेरेन था वो बहुत हिली था, पहाड़ी एरिया था, तो यहां पे आपके टैंक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट यूजलेस है। देखिए यहां से पता चलता है कि जहां पे लड़ाई हो रही है ना, उसका टेरेन कितना इंपैक्ट करता है लड़ाई की स्टाइल को। आप अगर कंपेयर करो तो नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन जो हुआ था जिसमें रोमल थे और उनके अगेंस्ट एलाइड कमांडर मोंटगोमरी थे, यहां पे सारी लड़ाई टैंक्स और आर्मर्ड डिविजन्स की वजह से हुई है। बट इटली में टैंक्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता था क्योंकि पहाड़ी इतने थे कि वहां पे टैंक्स चल ही नहीं पाएंगे। तो जब जनरल क्लार्क गुस्ताव लाइन पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत तगड़े डिफेंसेस हैं, पर उनको लाइन को तोड़ना तो था। तो उन्होंने अपने यूनिट्स को ऑर्डर दिया कि तुम चलो एडवांस करो और इसको तोड़ने की कोशिश करो। तो उन्होंने एक एडवांस भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा और लगातार जो एलाइड कोशिश थी इस लाइन को भेदने की वो हो रही थी विफल और बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रही थी एलाइड सोल्जर्स। हजारों लोग मर रहे थे और 1943 का अब विंटर शुरू हो गया था और कोई भी आसार नजर नहीं आ रहा था कि इस लाइन को तोड़ा कैसे जाए। और जो एलाइड सोल्जर्स थे उनका मोराल ड्रॉप कर रहा था, उनको लग रहा था बिना मतलब कि यहां पे मर रहे हैं, कुछ कर तो पा नहीं रहे। तो एक तरह का डेडलॉक हो गया था कि अब किया क्या जाए। तो वापस फिर विंस्टन चर्चिल को यह लगा कि हमको इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक अलग टेक्निक लगानी चाहिए। अब यहां पे आप कंपेयर करिए फ्रांस के इन्वेजन को। जब जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्टिंग में 1942 में जब फ्रांस को इन्वेड किया था, तो आप देखिए मैप में फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक मैजिनो लाइन थी और जहां पे मैजिनो लाइन वीक थी या ना के बराबर थी, एक आर्डन फॉरेस्ट था और ऊपर एक दूसरा कंट्री था। तो उस जगह से बेसिकली मैजिनो लाइन के ऊपर से जर्मन्स अंदर आ गए थे। तो चर्चिल ने कहा कि यही हम भी करते हैं। हमारी, अगर आप मैप को देखेंगे इटली के, तो गुस्ताव लाइन बीच में है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसे निकलते हैं और पीछे जाते हैं गुस्ताव लाइन के। और ऑब्वियसली पीछे आने का मतलब आपको समुद्र से जाना पड़ेगा। तो ये प्लान बनाया गया कि गुस्ताव लाइन के पीछे की तरफ एक दूसरा लैंडिंग की जगह है एंजियो, वहां पे हम एलाइड ट्रूप्स को लैंड करवाते हैं और वो पीछे से आके एक तरफ नीचे गुस्ताव लाइन से हम एडवांस कर रहे हैं और यहां से भी अटैक करेंगे, तो ये जो गुस्ताव लाइन है वो जल्दी टूटेगी। इस मिलिट्री कैंपेन का ओरिजिनल आइडिया आइजनहावर का था, जो अमेरिकन जनरल थे, बट उनको अब इस इटालियन कैंपेन से निकाल के उनको भेज दिया गया था इंग्लैंड
ऑपरेशन ओवरलॉर्ड की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो वहां के कमांडर इन चीफ थे। तो इस पूरे कैंपेन का अब जो जनरल बनाया गया वो थे एक ब्रिटिश जनरल जिनका नाम था हैरोल्ड अलेक्जेंडर, और उन्होंने फिर इस मिशन को पूरा तैयार किया और इस ऑपरेशन का प्लान था ऑपरेशन शिंगल। तो जनरल अलेक्जेंडर का प्लान ये था कि एनजीओ के पास जनरल क्लार्क की 5th आर्मी लैंड करेगी और यहां नीचे से हम गुस्ताव लाइन के ऊपर अटैक करेंगे। जब हम अटैक करेंगे बहुत जोरदार तो गुस्ताव लाइन पे जो जर्मन फोर्सेस हैं वो पीछे हटेंगी, और जब पीछे हट होंगी तो वो जनरल क्लार्क की आर्मी उनको पीछे से आके उनके रिट्रीट को कट ऑफ करेगी, ताकि यहां पे जितने भी जर्मन सोल्जर्स हैं गुस्ताव लाइन पे उनको हम कैप्चर कर लें। ये तो भाई अलेक्जेंडर का मानना था, जो कि ब्रिटिश जनरल थे। बट जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ये जो पूरा प्लान हो रहा था इसमें 2-3 कंट्रीज इंवॉल्व थे, और मेन कंट्रीज थे अमेरिका और ब्रिटेन, और इनमें आपस में काफी स्पर्धा थी, आपस में बहुत कंपटीशन की भावना थी। तो जनरल क्लार्क को लगा कि ये वापस हमको यूज कर रहे हैं, अमेरिकन आर्मी को यूज कर रहे हैं इस गुस्ताव लाइन को तोड़ने के लिए, और हमारा इसमें कुछ ग्लोरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ऑपरेशन शिंगल का जो मिशन ऑब्जेक्टिव था वो कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा था, क्योंकि जनरल क्लार्क को लग रहा था कि मैं जिस फोर्स को लेकर यहां पे लैंड करूंगा एनजीओ में, वो फोर्स इतनी ताकतवर नहीं होगी कि हम लंबा अटैक कर पाए वापस गुस्ताव लाइन के ऊपर। तो उसने सोचा कि मैं कुछ और ही करूंगा, और उसका कुछ अलग प्लान चल रहा था, क्योंकि इनमें आपस में कंपटीशन था। पर जो भी हो, 22 जनवरी 1944 को जनरल क्लार्क अपनी आर्मीज को लेकर पहुंच गए एनजीओ के बीचेस पे, और यहां पे इनकी लैंडिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से ये लोग लैंड कर गए। जर्मन्स को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये लोग तो यार घूम के गुस्ताव लाइन के पीछे लैंड कर जाएंगे एनजीओ के पास, इसीलिए ये लोग आराम से यहां पे लैंड तो कर गए। परंतु ये जो फोर्सेस यहां पे लैंड की थी, इनके जो जनरल थे, उनको ये था कि हम तुरंत आगे नहीं बढ़ेंगे, हमको पहले हमने जहां लैंड किया है वहां पे एक बीचहेड बनाना चाहिए और उसको एकदम अच्छे से सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जनरल क्लार्क जब सैलर्नो में लैंड किए थे और उनको लग रहा था कि आराम से लैंड कर लिया है, अब हमको आगे मूव करना है, तो तुरंत एक उनकी लैंडिंग में प्रॉब्लम हुई थी और तुरंत जर्मन अटैक आ गया था। तो इसीलिए जनरल क्लार्क ने अपने कमांडर को बोल कर रखा था कि भाई तू यहां लैंड करना और सोचना मत कि आराम से लैंडिंग हो जाएगी, तुझे एक्सपेक्ट करना कि भयंकर काउंटर अटैक होगा। तो लैंड किए, लैंडिंग तो आराम से हो गई, परंतु उन्होंने कहा कि हम इस बात को, अब इस एरिया को पूरी तरह से कंसोलिडेट करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। और उतने टाइम में जो एल्बर्ट कैसेलरिंग था, जो जर्मन फोर्सेस का कमांडर था, उसने देखा कि यार ये लोग यहां लैंड कर गए बट ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो भाई उसने कहा कि तुरंत इस एरिया में रीइंफोर्समेंट्स भेजो, डिफेंसिव पोजीशंस बनाओ इस लाइन में, अगर ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो तुरंत हमको अटैक करना चाहिए और इनको बीचेस पे अटैक करना चाहिए और बीचेस से वापस भगा देना चाहिए। तो जब तक ये एलाइड कमांडर जो है वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना रहे थे वहां पे, तुरंत फिर कैसेलरिंग ने भर भर के यहाँ पे सोल्जर्स को भेजना शुरू किया। अब याद रखिए कि जब आपके पास आर्म फोर्सेस जो है, आपके पास जो मैन पावर है और आपके पास जो इक्विपमेंट है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, ऐसा तो है नहीं कि आपको अनगिनत सोल्जर्स है आपके पास, अनगिनत इक्विपमेंट है, ऐसा नहीं होता। तो उनको यहाँ पे, अगर कैसेलरिंग को यहाँ पे जर्मन फोर्सेस भेजनी थी तो इसका मतलब उनको कहीं और से निकालना था। तो उन्होंने निकाल के यहाँ पे फोर्सेस भेजी और 3-4 दिनों में इतनी भारी तादाद में यहाँ पे जर्मन्स हो गए कि जो एनजीओ में जो एलाइड लोग लैंड किए थे उनको लगा कि यार ये तो फिर यहाँ पे हैवी अटैक हो रहा है। कुल मिला के 3-4 दिनों में 25 जनवरी तक यहाँ पे जर्मन फोर्सेस एकदम भारी मात्रा में इकट्ठा हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे जितने एलाइड सोल्जर्स लैंड किए थे एनजीओ पे, उससे ज्यादा सोल्जर्स आ गए थे अब जर्मनी के, और उन्होंने फिर रेल रोड गन्स लेके आए, अपने बड़ी बड़ी तोपें लेके आए और ये फायरिंग करना शुरू किया एनजीओ के बीचेस के ऊपर। और एक बार फिर से जो एलाइड लोग थे वो बीचेस में फंसे हुए हैं, इतने लोग बीचेस में मर रहे हैं। चर्चिल उस तरफ कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आइडिया तो चर्चिल का था कि हम यहाँ पे लैंडिंग करनी चाहिए। तो चर्चिल कह रहे हैं कि यार मैंने तो यहाँ पे लैंडिंग करवाई थी कि यहाँ लैंड करेंगे, फटाक से अंदर जाएंगे और कट ऑफ करेंगे जर्मन्स को, बट ये लोग तो फिर यहाँ फंस गए, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। जो वहां पे जो एलाइड कमांडर्स थे, जो सोल्जर्स वहां फंसे थे, वो लोग बोल रहे थे कि अरे कौन बेकार बेकार प्लान बना रहे, कुछ कर तो पा नहीं रहे, हम लोग फिर से फंस जा रहे हैं। तो देखिए ये एक बहुत कमाल की बात है, कोई भी अपनी गलती मानता नहीं है। चर्चिल ब्लेम कर रहा था वहां के कमांडर्स को, कमांडर्स ब्लेम कर रहे थे प्लानिंग को। तो गलती है किसकी? किसी की गलती तो है। जो भी हो, ये बात साफ हो गई थी कि एनजीओ की लैंडिंग्स फेल्ड है। जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि लैंड करके फटाक से अंदर मूव करेंगे, वो नहीं हुआ और गुस्ताव लाइन अभी बरकरार थी। तो फिर एलाइड लोगों ने ये सोचा कि जो गुस्ताव लाइन है उसके पास जो एक बड़ा सा पहाड़ है, उसके ऊपर एक मोनेस्ट्री है, बहुत पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी। एलाइड लोग ये सोच रहे थे कि उस मोनेस्ट्री के अंदर जर्मन पोजीशंस हैं, वहां पे ऑब्जर्वर्स हैं,
वहां पे कुछ स्नाइपर्स बैठे हैं जो हमारे जो सोल्जर्स ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर फायर हो रहा है वहां से। तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि हमको इस मॉनेस्ट्री को, इस रिलीजियस प्लेस को बॉम्ब करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अब ध्यान रखिए कि ये एक धार्मिक जगह थी और बहुत पुरानी जगह थी, कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट थी, इटालियन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट प्लानिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई इस जगह को डिस्ट्रॉय तो करना है। और 15 फरवरी 1944 को यहां पे एलाइड बॉम्बर्स गए, उन्होंने भर भर के बॉम्ब्स गिराए और मॉन्टे कैसीनो तबाह। इतनी पुरानी ये बिल्डिंग थी और ये पूरी तरह जमीन में मिल चुकी थी। तो ये जो फोटोज हैं जब ये अखबारों में आई और लोगों को पता चला तो लोग इसके बिल्कुल दो तरह के रिएक्शन हुए। एक तरफ जो जहां पे जो सोल्जर्स जा रहे थे, जो इतने लोग वहां से मर रहे थे एलाइड सोल्जर्स, उनकी जो फैमिलीज थी वो ये कह रहे थे कि यस तबाह करना चाहिए इसको, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक बिल्डिंग है और यहाँ पे लोगों की जाने जा रही हैं। और बहुत कमांडर्स भी कह रहे थे कि हाँ मानते हैं कि वो इंपॉर्टेंट चीज है, रिलीजियस प्लेस है, बट वहां पे अगर हमारे सोल्जर्स की जान जा रही है तो सोल्जर्स की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बिल्डिंग। दूसरी तरफ जर्मन्स उसको उसकी फोटोज दिखा दिखा के न्यूज़पेपर में छपा रहे थे और उससे ये दिखा रहे थे देखिए कैसे ये जो एलाइड सेना आ रही है वो कैसे इतनी इंपॉर्टेंट, कल्चरली इंपॉर्टेंट जगहों को भी छोड़ नहीं रही है, उसको भी तबाह कर रहे हैं। तो ये लोग का देखिए कैसा सोच है। तो इस तरह देखिए दो तरह की विचारधाराएं थी इस मॉन्टे कैसीनो की बॉम्बिंग को लेके, और आज भी एक्चुअली जनता इस पे पूरी तरह बटी हुई है। बहुत लोग का मानना है कि जो एलाइड फोर्सेस ने यहाँ पे जो बॉम्बिंग की वो गलत थी, क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस थी और यहाँ पे जर्मन पोजीशन थी भी नहीं। और बाद में ऑब्वियसली जर्मन से भी कहा कि हमारी पोजीशन वहां पे नहीं थी। एल्बर्ट कैसेलरिंग का भी ऐसा बयान आया था कि मेरी कोई भी वहां पे फोर्सेस नहीं थी, हमने उस जगह को खाली छोड़ा था क्योंकि वो एक रिलीजियस जगह है। बट उसको बॉम्ब तो किया गया और पूरी तरह उसका सर्वनाश कर गया। और वहां दूसरी तरफ जर्मन पोजीशंस लगातार अटैक कर रही थी एनजीओ की बीचहेड पे, और वहां से जो एलाइड सेना लैंड की थी उनको वापस धकेल के समुद्र में भेजने की कोशिश कर रही थी। तो यहां पे भी सक्सेस नहीं मिल रही थी एलाइज को और गुस्ताव लाइन पे भी नहीं मिल रही थी। परंतु दूसरी तरफ अगर आप इसको इस तरह देखें तो जर्मन्स को भी सक्सेस नहीं मिल रही थी, वो भी जो एनजीओ पे जो बीचहेड था एलाइज का उसको तोड़ नहीं पा रहे थे। तो इस बार गुस्ताव लाइन को तोड़ने के लिए एक फ्रेश ऑफेंसिव प्लान किया गया और बहुत सारे सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया। और सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन नहीं, इस बार यहां पे थे पोलिश सोल्जर्स, जिनको जो लोग आए थे ईस्टर्न फ्रंट से उनको यहां डिप्लॉय किया गया। ब्राजीलियन सोल्जर्स, देखिए अब अलग अलग नेशनैलिटी के लोग भी इस गुस्ताव लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे जर्मन सोल्जर्स की पोजीशन भी बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे सोल्जर्स थे वहां पे। बट अब फाइनली ऑपरेशन डायडम लॉन्च किया गया और 11 मई 1944 को गुस्ताव लाइन को तोड़ दिया गया। और जहां पे तोड़ा था उस लाइन को, वहां से अब एलाइड सेना आगे बढ़ने लगी। फाइनली इनके जो टैंक्स थे, इनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स थे, अब वो नदी को क्रॉस कर पा रहे थे। जब कैसेलरिंग जर्मन कमांडर जो था उसको बताया गया कि भाई यहां पे लाइन तो टूट गई है, तो उसने तुरंत जो एनजीओ के पास जो उसके जर्मन सोल्जर्स थे उनको वहां से मूव करके इस एरिया को डिफेंड करने के लिए भेजा, ताकि रीइंफोर्स करें और ये जो यहां से जो गैप आ गया है उसको बंद किया जाए। अब जब उसने यहां से सोल्जर्स निकाले एनजीओ से, तो एनजीओ पे जो एलाइड सोल्जर्स थे उन्होंने बैकआउट किया और वो वहां से निकल गए। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न आता है और एक्चुअली लिटरली एक टर्न आएगा। जनरल मार्क क्लार्क के ऑर्डर ये थे कि आपको एनजीओ से बाहर निकलना है, और जब हम गुस्ताव लाइन को तोड़ देंगे एलाइड सोल्जर्स, तो जो वहां पे जर्मन सोल्जर्स थे वो रिट्रीट करेंगे, पीछे हटेंगे, तो आपको उनको पीछे से आके उनको ट्रैप करना है, ताकि ये जितने जर्मन सोल्जर्स हैं यहाँ पे उन सबको हम दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लें और वो सोल्जर्स अब किसी तरह काम ना आए जर्मनी के। ये तो ओरिजिनल प्लान था और ये ब्रिटिश लोगों का प्लान था। परंतु जनरल मार्क क्लार्क ने सोचा जैसे वो बाहर निकला एनजीओ के, तो उसने कहा हम एक टर्न लेंगे। वो आगे ना जाके उसने एक लेफ्ट टर्न मारा और ऊपर की तरफ वेस्ट साइड में उसको एक इंपॉर्टेंट टारगेट नजर आ रहा था, जो कि वहां के लोगों के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए और पूरे उसके सोल्जर्स के मोराल के लिए और पब्लिसिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट था। और यह टारगेट था रोम, इटली की कैपिटल। जब आपके सामने इटली की कैपिटल हो कैप्चर करने के लिए, तो फिर आप कहां सोल्जर्स के उनको कैप्चर करने की कोशिश करोगे। और भाई जनरल मार्क क्लार्क को ऐसे भी लग रहा था कि हमने इतनी मेहनत की है इस इटालियन कैंपेन में और सारी जो ग्लोरी है, सारी फेम जो है वो ले जा रहे हैं ब्रिटिश लोग, तो इसीलिए रोम को तो भाई अमेरिकन फोर्सेस ही कैप्चर करेंगी। तो उसने हैरल्ड अलेक्जेंडर का, जो उसका बॉस था ब्रिटिश जनरल, उसके ऑर्डर्स को उसने नहीं माना
और उसने वेस्ट तरफ टर्न किया और वो सीधे जाने लगा रोम की तरफ। ऐसा कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ऐसा रूजवेल्ट भी चाहते थे कि रोम में पहले अमेरिकन ही पहुंचे। तो एग्जैक्टली क्या है ये तो पता नहीं, बट ये कंफर्म है कि जनरल मार्क क्लार्क ने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए और उसने रोम की तरफ बढ़ना शुरू किया। कैसलरिंग समझ गया कि रोम अब हाथ से जाएगा, वो तो डिफेंड कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे रोम को, तो उसने 3 जून को अनाउंस कर दिया कि रोम अब एक ओपन सिटी है। ओपन सिटी मतलब यहां पे हम कोई भी डिफेंस ऑफर नहीं करेंगे, हमने इस सिटी को छोड़ दिया। 3 जून को उसने ये अनाउंस किया और 4 जून को अमेरिकन टैंक्स और उनकी जीप्स आ गई रोम के अंदर और इस प्रकार रोम को लिबरेट कर दिया एलाइज ने। अब यहां पे कोई जर्मन ऑक्यूपेशन नहीं था और रोम पहली एक्सियल सिटी थी जिसको एलाइज ने कैप्चर कर लिया। जब रोम में एलाइज आए तो सारे जो रोम की जो जनता है वो पूरी सड़कों पे आ गई उनको स्वागत करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, और हर तरफ आतिशबाजी हो रही थी। लोग खुश हो रहे थे कि फाइनली यहां पे एलाइज आ गए और रोम में अब लड़ाई खत्म हो जाएगी। और बहुत लोगों को यह भी उम्मीद थी कि अब रोम के साथ साथ पूरी इटली में लड़ाई खत्म हो जाएगी क्योंकि यहां पे जर्मन्स को हरा दिया गया। बट उनके लिए एक बहुत ही बुरा सरप्राइज ये था कि जर्मन्स ने अभी हार नहीं मानी। जर्मन्स ने यह बात ठान के रखी थी कि वो लास्ट मोमेंट तक इटली से हटेंगे नहीं। तो वो रोम को तो उन्होंने खाली कर दिया था, बट रोम से हट के वो और ऊपर की तरफ गए और एक नई डिफेंसिव लाइन बनाई। इसको कहते हैं गॉथिक लाइन। और अब यहां पे जर्मन्स वेट कर रहे थे एलाइज के आने का। एल्बर्ट कैसलरिंग ने साफ बोल के रखा था कि वो इटली को आखिरी दम तक छोड़ेगा नहीं और एक एक मीटर के लिए एलाइज लोगों को खून के आंसू रोना पड़ेगा। इसीलिए जहां जहां से भी जर्मन्स निकल रहे थे उस जगह को तबाह कर दे रहे थे ताकि जो एलाइज लोग आगे बढ़ रहे हैं उनका जो एडवांस है वो हो ना पाए। और देखिए इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपने देश में लड़ रहे हैं तो आप थोड़े से केयरफुल होते हैं कि यार मेरा ही देश है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं तोड़ू ना, यहाँ की चीजों को मैं खराब ना करूं। बट जब जर्मन्स लड़ाई कर रहे थे इटली में तो उनको क्या है, वो उनका देश तो है नहीं, तो वो लोग पीछे हट रहे थे और लगातार इटालियन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इस तरह से एलाइज को पूरे इटालियन कैंपेन में बहुत स्लॉग करना पड़ा। और ये जो चर्चिल ने शुरू में कहा था ना कि इटली पूरे मेनलैंड यूरोप की सॉफ्ट अंडरबेली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत टफ यहां पे लड़ाई हुई और एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते इटली में लड़ाई हो रही थी। और अगर आप कंपैरिजन के लिए सोचिए तो 4 जून को इटली के कैपिटल रोम को कैप्चर कर लिया था एलाइज ने, फिर भी 1945 तक लड़ाई चली थी। जब 4 जून को ये लोग पहुंच गए एलाइज लोग यहाँ पे, अगले दिन अखबारों में फोटो छपी क्लार्क की, वो अपनी जीप में जा रहा है, रोम के जो कोलोसियम है उसके पास उसकी जीप गुजर रही है। तो दुनिया खुश कि एलाइज हैव लिबरेटेड रोम, एलाइज लोगों ने रोम को आजाद कर दिया, रोम को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अलग अलग बातें बोल रहे थे लोग और पूरी दुनिया में जनरल क्लार्क की और उसकी आर्मी की एकदम वाहवाह हो रही थी, ग्लोरी हो रही थी। बट इस न्यूज के अगले ही दिन 6 जून 1944 को कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। उस इवेंट की वजह से रोम का जो विक्ट्री है, जो वी डे इन रोम था, उसको लोग भूल ही गए। और वो क्या इवेंट था 6 जून को, मुझे लगता है कि वो सब लोग आप जानते हैं कि ऐसी क्या चीज थी जिसने रोम के लिबरेशन को एकदम लोगों को भुलवा दिया। आई एम श्योर आपको ये पता होगा और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 सीरीज का जो नेक्स्ट एपिसोड है, इसका नेक्स्ट एपिसोड, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।